देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अब तक पिछले 10 दिनों में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें मुख्यतः राजस्थान का दूसरे चरण में चुनाव कंप्लीट हो गए, बिहार में कुल 8 सीटों के चुनाव हो गए, यूपी में कुछ सीटों में चुनाव हो गई है, बंगाल, उत्तर प्रदेश के बंगाल, मध्य प्रदेश वगैरह में चुनाव हो गए, तमिलनाडु में चुनाव खत्म हो गए। तो इसी की चर्चा में हम आज एक पॉलिटिकल चर्चा आपके लिए लेकर आए, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जो तीसरा चरण है, क्या दूसरे चरण का कितना उस पे असर होने वाला है, कहाँ पे कितनी वोटिंग रही, कौन से उम्मीदवार कहाँ पर भारी पड़े एक दूसरे के ऊपर, क्या संभावनाएं हैं, इसको हम इस चर्चा से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। आइए मैं आपका तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों से। हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं वीर विक्रम विदेश जी, इंडिया टीवी के पूर्व पत्रकार रह चुके हैं ये। नमस्कार वीर विक्रम जी। नमस्कार। हाँ, मेरे साथ अब आगे जुड़े हुए हैं नमस्कार। आशुतोष जी। नमस्कार कुमार ये जी। फिलहाल अभी हिंदुस्तान में कार्यरत है, हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत है। ये हमारे साथ सहरसा से जुड़ रहे हैं। नमस्कार आशुतोष जी। जी नमस्कार। और जी मेरे साथ यूपी के नोएडा से जुड़ रहे हैं हमारे पत्रकार बंधु, हमारे बड़े भाई सूरज तिवारी जी, सिराज जनसत्ता में कार्यरत है। नमस्कार सूरज जी। और मेरे साथ हमारे सीनियर आईएमसी के हमारे सीनियर हैं आनंद कुमार जी, फिलहाल ललन चौक में कार्यरत हैं और हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। नमस्कार आनंद जी। जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत यूपी के इलेक्शन से करता हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी संभावनाएं यूपी से रहती हैं। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी से हैं, 80 लोकसभा सीटें। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी में पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुए हैं, हवा किस तरफ चल रही है, क्या कोई जैसा कहा जा रहा है, हम जैसा आमतौर पर देख रहे हैं लगातार समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों में कि 400 पार का नारा बीजेपी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष उसे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खारिज करते आ रही है। तो किनके दावों में कितना दम है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यूपी से और इस पर हम विचार रखेंगे। वीर विक्रम विदेश जी। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा की शुरुआत हमारे वरिष्ठ साथी आनंद जी द्वारा शुरू की जाए। जी आनंद जी, आप भी शुरू करिए। उत्तर प्रदेश से विदेश जी शुरू करिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी मतलब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं जी, जिसमें पत्रकारों का माना जाए तो बीजेपी के वोटर थोड़ा उदासीन दिख रहे हैं कि मतलब उनको लग रहा है कि मतलब चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी डाउन हुआ है। और इसका जो है हमेशा मतलब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जितनी बार वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है उतनी बार बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन फिर भी जैसे शहरी सीटें नोएडा, गाजियाबाद, इन सब सीटों पर बीजेपी आसानी से लीड लेती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी समस्याएं आने वाले चरणों को है लेकर कि बीजेपी वहां पर कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि अभी 80 सीटें हैं, पूरा पूर्वांचल, पूरा अवध का क्षेत्र बचा हुआ है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है अमेठी, रायबरेली। यहाँ पर कांग्रेस अभी जो है चर्चा कर रही कि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए, चुनाव ना लड़ाया जाए। इसके पीछे कारण ये है चर्चा का, क्योंकि वो 100% श्योर नहीं है कि ये सीट निकाली जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है और स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, तो उनको लगता है कि जो है प्रशासन दबाव बनाएगा, लोग के अंदर क्या सेंटिमेंट है, हम 100% जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इसी चीज को लेकर उठापटक जारी है। जब ये चीजें कंफर्म हो जाएगी, उनको एश्योरेंस मिल जाएगा पूरी तरह कि हाँ ये सीट निकल सकती है, तभी जो है मुझे लगता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे अमेठी। नहीं तो अभी संभावनाएं नहीं दिख रही। और सबसे बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश को लेके, उत्तर प्रदेश में बीजेपी एज में दिख रही है। मुझे मेरे आकलन के हिसाब से बीजेपी की 60 सीटों में 80 में से 60 सीटों में दाग नहीं लगा हुआ है, बाकी 20 सीटों में लड़ाई है। पल्ला किधर जाता है ये जो है मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के बाद ही तय हो पाएगा। जी ऐसे अब हम ऐसी चर्चाओं जब हम 4 जून के बाद पेटियां खुलेंगी तब ये पता चल जाएगा कि
यूपी में कितनी सीटें चली गई हैं, जीत रही है बीजेपी या कांग्रेस इंडिया गठबंधन, लेकिन फिलहाल हम दूसरे फेज पे आप अपने आप को मौजूद रखते हैं कि दूसरे फेज में कहाँ क्या माहौल रहा, सिलसिलेवार तरीके से यूपी के बारी बारी से सीटों पर हम आएंगे। जैसा हाँ कि अमरोहा का मैं अगर उदाहरण लूं, अमरोहा से बीएसपी के पूर्व सांसद जिनको निष्कासित कर दिया था बीएसपी ने, कुंवर चालीस अली, उनके सामने बीजेपी के कुंवर सिंह थे। तो वहां पर हमें अगर आप विवेक जी बतला सके कि क्या लड़ाई रही, किस तरीका का माहौल रहा, क्या अगर क्या सेट रहा, गेम सेट दिल्ली से हुआ है या वहां लोकल मुद्दे भी हैं? जैसे अमरोहा में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। जी अमरोहा से अभी मतलब बसपा और सपा का गठबंधन था, तो उससे उम्मीदवार थे दानिश अली, जो जी पहले जनता दल सेकुलर के नेता हुआ करते थे। चुनाव से जी जी पहले वो बसपा में आए थे और उन्होंने उनको बसपा की तरफ से अमरोहा से टिकट दिया गया था, तो वो अमरोहा सीट से सांसद बने थे। जी लेकिन जी कुछ परिस्थितियां ऐसी बिगड़ी कि वो उनको बसपा से निष्कासित कर दिया गया और इस समय वो कांग्रेस पार्टी में है और वो जी जी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इंडिया जी गठबंधन जी की तरफ से उम्मीदवार हैं। और भाजपा की तरफ से हैं कुंवर सिंह, जी कंवर जी सिंह तंवर। तो सबसे बड़ी चीज है कि 2019 में दानिश अली जीते। दानिश हम्म। अली जो है अपने लोकसभा क्षेत्र में कम एक्टिव रहे हैं, इसको लेकर जो है आम जनता में नाराजगी है। लेकिन बिल्कुल। कहा जाता है अमरोहा में मतलब मुस्लिम आबादी काफी संख्या में है जी और जी वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है, मुस्लिमों का टर्नआउट काफी ज्यादा है। तो हम्म। यहाँ पर जो है लड़ाई कांटे की है, कोई भी जीत सकता है। इस पे अभी ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि सीट किसकी तरफ जाएगी। जी जी जी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा दिल्ली से यूपी से अब नोएडा की ओर हम आते हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा के अंदर ही आता है, और उसके बारे में हम जाते हैं, जहां से बीजेपी के सांसद महेश शर्मा फिर से इस बार सांसद लड़ रहे हैं। पिछले बार के सांसद है, फिर से उन्हें टिकट दिया गया है, तो हम उनके बारे में जानेंगे। और उनके सामने बीएसपी की आपके डॉली सोलंकी जी। सर, जी सोलंकी नहीं जी नहीं, हैं, तो सोलंकी जी हैं। जी सोलंकी जी हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो यूपी के नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज तिवारी जी, इस पर वो आगे प्रकाश डालेंगे जी। अगर मुझे नोएडा की बात करें तो नोएडा से महेश शर्मा अच्छे प्रत्याशी के रूप में हैं, क्योंकि वो 2 बार से यहाँ 2 टर्म से सांसद हैं। जी और नोएडा 2008 में पहली बार जब लोकसभा बना था, हम्म। तो उसके बाद पहली बार 2009 में चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में भी महेश शर्मा अच्छी प्रदर्शन अच्छी स्थिति में थे और मात्र महज 20-25 हजार वोटों से वो चुनाव हारे थे। जिस समय बीजेपी की लहर नहीं थी, बीजेपी एकदम मतलब कहीं कुछ नहीं था। इस बार तो मतलब 2 बार से विनिंग सांसद हैं और वर्तमान इस बार भी देख ऐसा मानना है। और यहाँ का जो ग्राउंड है ये बता रहा है कि इस बार भी वो चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। और अब ये अलग बात होगी कितना उनका मार्जिन होगा, जी। लेकिन चुनाव वो जीत। क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है ग्राउंड पे? क्योंकि आप नोएडा में हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, न्यूज रूम में रहते हैं, सारी जानकारियां आप पे रहती है, तो आप बतला सकते हैं हमें। तो इसके बारे में अगर कुछ जानकारी आप दे सके। एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत ज्यादा नहीं है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मतलब वो जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि यहाँ नोएडा बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, शहरी ठीक इलाका ठीक। है। और मतलब वो कंटिन्यू सब मतलब अवेलेबल रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा उनको लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि इनकम्बेंसी है। उनके लिए बेहतर कंडीशन है। और जैसा हम बाकी पिछले कुछ समय से सुन रहे थे कि राजपूत नाराज है, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? चाहे एंटी इनकम्बेंसी होगी या लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, या सांसद को देख रहे हैं कि नहीं महेश शर्मा है भाई, लेकिन मोदी वहां पर है, लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई मैं हमें मोदी को जिताना है, तो भाई महेश शर्मा को वोट देना है। क्या स्थिति है, इस पे नहीं, भी आप बतला सकते? जहाँ तक ठाकुर की बात रही तो ठाकुरों का जो वो केवल जो कुछ सोशल मीडिया पे या फिर मतलब जो केवल कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों का मतलब ये कहा जा सकता है कि बहुत सीमित मात्रा में संख्या है जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। बाकी जो जी मुख्य जो कोर वोटर हैं, उनके जी उनके लिए ऐसी कोई चीजें अभी तक नहीं देखने को मिली हैं कि हाँ कि वो नाराज हैं या फिर मतलब कोई प्रॉब्लम है उनको लेकर मोदी जी को, जी। चाहे प्रदेश स्टेट के आपके योगी गवर्नमेंट को लेकर। जी। उनके लिए कोई नाराजगी नहीं है। वो तो अपना मतलब उनका इतना एक क्लियर है कि राम मंदिर बना है, जी जी। धारा 370 पे भी काम हुआ है, तो मतलब उनका ठीक है कि मोदी ठीक सरकार है। सही काम। अब हम आनंद जी से बात करेंगे, क्योंकि वो भी नोएडा में है, तो वो भी एक अलग पक्ष रखेंगे इस पे।
कि गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा में आता है, क्या उसकी स्थिति है, हालिया स्थिति, इस पर भी बात बताइए। जी आनंद जी। मेरे हिसाब से नोएडा में तो महेश शर्मा की आसान जीत होने जा रही है, ठीक क्योंकि है। एक कहानी से शुरू करूंगा कि मेरे न्यूज रूम में एक साथी हैं, मतलब जो न्यूज रूम में काम कर रहा है। तो मैंने पूछा, सर आज वोट देने जा रहे हैं? मैं बोला हाँ जा रहा हूँ। मैंने पूछा ये महेश शर्मा के खिलाफ कौन कैंडिडेट, मतलब ये सपा से यहाँ कौन कैंडिडेट है या बसपा से? उन्होंने कहा यार पता नहीं मुझको तो मतलब शहरी नोएडा शहरी क्षेत्र में तो ये हालत है कि लोगों को सपा और बसपा कैंडिडेट का नाम तक नहीं पता है। तो ये जी, जी। मतलब तकरीबन सबसे सेफ सीटों में से है बीजेपी के लिए, तो यहाँ तो कोई लड़ाई जैसी बात ही नहीं है, मतलब ये तो बीजेपी आसानी से जीत लेकिन जाएगी। लेकिन जहाँ तक शहरी की बात है, तो शहरी में हम जैसा ट्रेंड अभी देख रहे हैं फिलहाल में, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रही है। शहरी में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग इलेक्शन के दिन को छुट्टी के दिन के तौर पर देखते हैं। हालांकि लेकिन क्या हाँ इसका मतलब असर? दूसरी जगहों पे थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि जी, शहरी मतदाता आमतौर पर बीजेपी के मतदाता माना जाता है। जी, जी, लेकिन यहाँ पे कोई समस्या मुझको नहीं दिख रही है, इसमें जी, ये जी। सीट आसानी से निकल रही है बीजेपी हाँ, से। मतलब यहाँ पे जी। मैं जानना ये चाह रहा था कि गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा इस बार। पिछली बार तो 60% के करीब वोटिंग हुई थी, जिसमें जीत का अंतर था 3.5 लाख के करीब महेश शर्मा का, और साढ़े बार तीन लाख का अंतर था। अगर वोटिंग परसेंटेज 50 के आसपास है या 50 से ऊपर है तो बीजेपी 50 मुझे लगता है आसानी से जीत जाएगी। लगभग 53% वोटिंग हुई है नोएडा में, मतलब गौतम बुद्ध नगर की 53% हाँ, तो वोटिंग। पिछली बार जो है 60% के ऊपर वोटिंग हुई थी। ये बस 1.5-2 लाख का मार्जिन इस बार भी कम से कम है। हाँ हाँ, मतलब मार्जिन कम ज्यादा हो सकता है, वो अलग बात है, मार्जिन तो कम होगा। लेकिन वोटिंग बीजेपी परसेंटेज डाउन है तो मार्जिन कम होगा। पिछली बार तो 3.5 लाख के करीब से जो है जीते जी, थे। जी, जी। नहीं, मैं अब हम से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे भी न्यूज रूम की यही कहानी है कि लोग प्रत्याशियों का नाम तक नहीं मतलब जान रहे हैं। इवन अपने कुछ इलाकों में भी घूम रहा था, तो वहां भी लोग जी, जी। प्रत्याशी नाम नहीं। और दूसरी बात है कि जो सपा का जो मुख्य अभी लड़ाई में दिख रही है सपा, उसके प्रत्याशी इतने ज्यादा बदले गए हैं ना, वो भी एक कंफ्यूजन लोगों के बीच में रहा है कि प्रत्याशी आखिर में है कौन। जी, जी, जी। मैं यही देखिए, मैं आपसे सबसे पूछ बड़ी रहा था, चीज, यही एक मैं। चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, हाँ, एक जी, चीज जी, मैं जोड़ना जोड़िए। जी, चाहूंगा। जी, जी, विक्रम भाई जैसे बोलिए। राजपूतों को लेके कहा जा रहा है कि राजपूत जो है मतलब बीजेपी से नाराज हैं। गौतम बुद्ध नगर में राजपूतों की बहुत अच्छी खासी संख्या है। एग्जैक्टली कितनी संख्या है ये नहीं पता मुझे, लेकिन सपा ने जो प्रत्याशी दिया है वो नागर है, और बीजेपी ने वो बसपा ने जो प्रत्याशी दिया है वो राजपूत है। तो अगर राजपूतों का वोट जाएगा भी, अगर नाराज है किन्हीं परिस्थितियों में, लंबा वोट ट्रांसफर होता है तो वो बसपा को जाएगा, और वोट का बिखराव होगा। उसके बावजूद फायदा आखिर में बीजेपी को मिलेगा और सीट बीजेपी आसानी से निकाल लेगी, मुझे जो लगता है। अच्छा, हम अब गौतम बुद्ध नगर से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दिनेश जी अभी मेरठ में ही थे। तो हम उनसे अब बातचीत करेंगे मेरठ में, क्या राम आएंगे मेरठ, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी दिनेश जी, इस पर कुछ अगर आप मेरठ अपना में कहिए। मेरठ मतलब बीजेपी के लिए पिछली बार भी डिफिकल्ट सीट थी, गठबंधन हुआ था बसपा और सपा का। इस बार भी लड़ाई है। इस बार लड़ाई इसलिए जो है कठिन दिख रही है क्योंकि थोड़ा अरुण गोविल के ऊपर बाहरी का तमगा लगा हुआ है, और अच्छा। बीजेपी के अंदर जो है थोड़ा भीतर घात हुआ। उस तरह से कार्यकर्ता अरुण गोविल के लिए सड़कों पे नहीं दिखे, उस तरह से बूथ पे नहीं दिखे, क्योंकि वो जो वहां के नेता है उनको लग रहा है कहीं ऐसा ट्रेंड ना स्थापित हो जाए कि यहाँ पर हर बार सांसदी में पैराशूट लैंडिंग हो, बाहर से जी, लाके जी, किसी को थोप दिया जाए, तो हम लोगों जी, की राजनीति जो है खत्म हो सकती। इसी चक्कर में वहां पे लड़ाई फंसी हुई है, और लड़ाई फंसने का सिर्फ कारण है कि जी, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति। और जी, पिछली बार भी बीजेपी का जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, 6,000 कुछ वोटों से जी। राजेंद्र जी चुनाव जीते थे। तो इस अच्छा, बार भी अच्छा। और बहुत सुनीता वर्मा मतलब मजबूती से वहां पर प्रेजेंस है और संभावना है कि वो टक्कर दे रही हैं और आ सकती जैसे हैं। सबसे मजबूती का कारण क्या है, सुनीता वर्मा को कितने लोग जानते हैं मैटर नहीं करता। यह है बीजेपी के विरोध वाला जितना वोट है वो सारा सुनीता वर्मा को ही जा रहा है। अच्छा, वो ट्रांसलेट और मतलब वोट हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेरठ जैसी सीट पे जहां मुस्लिम मतदाता काफी संख्या पे हैं, वहां पे सपा ने भी और जो है बसपा ने, किसी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो इससे क्या हुआ, ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, और जी, जी, वोट जी, जो है स्प्लिट हो, तो इससे भाजपा को यहाँ पे जी। नुकसान होता दिख रहा है, मुझे लगता है। जाठों का वहां पर वोट किस तरफ मेरठ में, क्योंकि एक जाट बहुल है, सटा हुआ है, बागपत वजह से
सटा हुआ है हमेशा से। तो यहाँ की क्या जाटों की क्या स्थिति है, खासकर मेरठ जैसे इलाके में? क्या राष्ट्र लोकदल के आने से, जयंत चौधरी के जुड़ने से क्या फायदा मिल रहा है जाटलैंड में बीजेपी को? वो ट्रांसलेट हो पा रहे हैं? जैसे बागपत में तो मैं बता रहा हूँ कि बागपत में तो ये दिख रहा है कि प्रत्याशी, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, थोड़ा सा उनका कंधा झुका हुआ है। वोट तो फिलहाल जो बूथ तक गए उन्होंने जो है आरएलडी को वोट दिया है, लेकिन आरएलडी यहाँ पे अच्छी खासा, राजकुमार सांगवान जो है बागपत में, उनको काफी अच्छा समर्थन मिला। लेकिन मुस्लिमों की एक तरफा वोटिंग जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हुई है, इसीलिए बागपत में भी मुकाबला टाइट है। जी। बागपत में मुकाबला टाइट होने का कारण क्या है? एक तरफा वोट मुस्लिम का जो है समाजवादी पार्टी को। इसी तरह बुलंदशहर अलीगढ़ के बारे में अगर आप, अलीगढ़ जो सतीश गौतम वहां से खड़े हुए हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है वहां पे, उसके बारे में अगर आप बतला सके। बुलंदशहर जहाँ से भोला सिंह खड़े हैं और उनके सामने शिवराम वाल्मीकि जी है, तो इसमें भी आप अगर कुछ जोड़ सके तो। भोला सिंह जैसे 2 बार तो भोला सिंह लगातार चुनाव जीते हैं, और पिछली बार का भोला सिंह का अंतर जो था वो 3 लाख के करीब था, मतलब 2,90,000 के करीब उनका जीत का अंतर था भोला सिंह का। भोला सिंह की सांगठनिक क्षमता जो है बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि जब 2,90,000 वोटों से जीते थे सपा और उसके गठबंधन के बावजूद, तो इस बार भी सीट ये भाजपा निकाल ले जाएगी। सबसे बड़ा कारण यही, जहां जीत का अंतर बहुत ज्यादा था पिछले चुनाव में, जीत का अंतर इस चुनाव में कम हो सकता है, लेकिन वो सीटें बीजेपी निकाल ले जाएगी आसानी से। जहां मुकाबला पिछली बार टफ था, जैसे मेरठ सीट हुई, तो इन सीटों पे भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जी आनंद जी, अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो। आनंद जी, बुलंदशहर के बारे में जोड़िए कुछ। आनंद जी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है म्यूट में है आनंद जी अभी। हाँ, म्यूट पे है आनंद जी। मेरे लिए बहुत आसान उत्तर प्रदेश में किसी एक सीट को लेके मतलब बताना पश्चिमी यूपी का खासकर बहुत वो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लड़ाई मुश्किल जरूर रही है थोड़ी सी, लेकिन बीजेपी अब भी आगे है। मेरे हिसाब से बीजेपी की जो अति पिछड़े वोटर हैं उनमें थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी इस कदर तक नहीं पहुंची है कि बीजेपी को वो वोट ना करे। उसके बाद जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के बाद जाट वोटर्स भी जो नाराज थे, मतलब कुछ जाट तो वोट करते ही थे, लेकिन अधिकतर जाटों का वोट बीजेपी को जा रहा है। इस बार तकरीबन 90% के आसपास, 80 से 90% के आसपास। तो ये कि अति पिछड़ा वोटर उस तरह से नाराज नहीं हुआ है कि बीजेपी को छोड़ के चला जाए, और जाट वोट जुड़ा है, तो मेरे हिसाब से तो मेरठ को छोड़ के और किसी भी सीट पे बहुत ज्यादा परेशानी बीजेपी को नहीं होने जा रही है पश्चिमी यूपी में। और बागपत में क्या हो रहा है? बागपत की क्या स्थिति है? क्योंकि वहां से आरएलडी और बसपा भी आपके जो खड़े हुए हैं, सपा के भी एक बड़े नेता खड़े हुए हैं, तो वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है? प्रवीण बैसला, क्योंकि बीएसपी किया है कि जाट के बड़े नेता जो है प्रवीण बैसला, उनको टिकट दिया है, आगे किया है, तो क्या बीएसपी क्या इस बार फायदा देने वाली है बीजेपी को? मतलब बीएसपी ने इस बार बड़ी समझदारी से टिकट दिया है, मतलब जहाँ तो उनको लग रहा है कि जो पार्टी कमजोर है तो उस तरह का वो किया है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अब भी मतलब बीजेपी बागपत में भी, बागपत में तो उनका आरएलडी का कैंडिडेट है, वो ठीक ठाक स्थिति में है, बागपत में तो कोई परेशानी नहीं होने जा रही। जी सूरज जी, अगर बागपत में कुछ ऐड कर सके तो पश्चिमी यूपी के लिए। बागपत के लिए अगर मैं तो बागपत तो लगभग आरएलडी गठबंधन, मतलब गठबंधन की सीट है, तो वहां पे एक तो वहां पे जाट बहुत ज्यादा है, और जाटों का प्रभाव जितना ज्यादा है, वोट अगर एक्स्ट्रा बीजेपी को मिल रहा है तो मतलब इससे गठबंधन को फायदा मिल रहा है। और बागपत कहीं से कोई समस्या नहीं दिख रही है, बागपत पे बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। बागपत मतलब वहां पे गठबंधन की अच्छी स्थिति है, बीजेपी गठबंधन की। जी और अब हम यूपी के अंतिम जो सीट है उस पर हम आते हैं, जो कि क्या हेमा मालिनी का ये तीसरा टर्म एक चीज बस मैं ये जोड़ना चाहूंगा, एक चीज इसमें पश्चिमी यूपी में एक बात कहा जा रहा था कि जो नॉन जाटो दलित है और जो अति पिछड़ी है, जैसे कश्यप हो गई, सैनी हो गई, इस तरह की जो जातियां हैं,
उनके बारे में जी कहा जा रहा था कि वो मतलब जाट टू के अगेंस्ट उनकी एक मतलब पॉलिटिक्स रही है, मतलब जैसे जाट विरोधी पॉलिटिक्स, मतलब जाट पूरा वहाँ डोमिनेंट कास्ट है तो उसके विरोध में वो लोग वोट करते हैं। तो इस बार ये हम्म थोड़ी सी आशंका थी कि मतलब उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हम्म कितनी नाराजगी है, मतलब उनकी नाराजगी कितनी वोटों में परिणत हो पाई है, सपा और बसपा को कितना मिल पाया है, ये हाँ एक बड़ा फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर होगा वेस्ट यूपी में कि बीजेपी का कैसा प्रदर्शन क्यों रहता है। क्यों नहीं, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपके बीजेपी को जो वोट पड़ रही है वो तो पड़ेगी, मतलब जो उनका नॉर्मल वोटर है, जो उनका शुरू से वोटर रहा है वो वोट करेगा, लेकिन जो उनके विरोधी में है, जो विरोध वोट में है, उनका स्प्लिट किस तरफ जा रहा है, खासतौर पे बड़ी संख्या में स्प्लिट किस तरफ जाएगा, क्या आपके जो भी वहाँ जातियां हैं या मुसलमान है, क्या वो बीएसपी की ओर जाएंगी या समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को हराकर, मतलब बीजेपी के जो विरोध में जो जानते हैं कि बीजेपी को हरा सकते हैं, उनको वोट ट्रांसलेट करते हैं। जी जैसे जो मैं देख रहा हूँ कुणाल जी, मैं अपना ऐड कर देता हूँ, आनंद जी भी करेंगे। मैं जितना जी देख पा रहा हूँ वोटिंग पैटर्न जो दिख रहा है, क्योंकि मैं इस समय वेस्टर्न यूपी में हूँ, बागपत मेरठ इन्हीं जगहों पे आना जाना है, जी जी तो मैं ये जी जी देख रहा हूँ मुस्लिम का वोटिंग परसेंटेज जितना है 90% प्लस वोटिंग परसेंटेज सपा कैंडिडेट को जा रहा है। अगर सपा का नहीं है तो जी जी कांग्रेस को जा रहा है। जी बाकी सीटों पे नहीं उस तरह का इम्पैक्ट हमको देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हाँ हाँ खपरौली इधर है, मतलब बागपत में, वहां देखने को मिला जितने मतलब हैं वोटर सब बसपा के थे, सब कुछ नहीं, सब एक तरफ से ठीक साइकिल ठीक ठीक साइकिल साइकिल। सर्कस है। तो और वो हम मुझे अब नहीं आगे लगता। की ओर बढ़ेंगे गुरुदेव जी, हमारे समय की थोड़ी है। अब हम अंतिम सीट यूपी में जो अंतिम इलेक्शन हुआ है, क्या हेमा मालिनी का तीसरी बार वो सांसद बन रही है, क्या ड्रीम गर्ल का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि हमने जितना देखा समझा कि वो जमीन पर ऑन ग्राउंड उतना एक्टिव नहीं थी, लोगों को उनके प्रति नाराजगी थी, क्या नाराजगी वोटों में तब्दील होती दिख रही है हमें, या आप समझते हैं कि नहीं फिर से वो अपना तीसरा टर्म पूरा कर लेंगी? जी क्योंकि देखिए उनके खिलाफ वोटरों में कांग्रेस के मनोज धनखड़ खड़े हुए हैं, इसलिए मुकेश धनखड़ खड़े हुए हैं। जी वोटरों में नाराजगी तो साफ तौर पे देखी जा सकती है, क्योंकि कोई वहां पे ज्यादातर मतदाता ये नहीं चाहते थे कि हेमा मालिनी वहां से चुनाव लड़े। उसका कारण क्या, वो ऐसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार वोटिंग परसेंटेज जो था मथुरा में 61% के करीब था, और इस जी बार जी जो है 50% के नीचे आया है। तो पिछली बार ओके जीत का मार्जिन 2,93,000 वोट था बीजेपी का, हेमा मालिनी का। इस जी बार जब जी वोटिंग परसेंटेज 12% के करीब डाउन होगा तो मतलब यह मुझे लगता है सीट निकल जानी चाहिए, क्योंकि इस समय मुद्दा वहां पे सराउंडिंग में ये भी चल रहा है कि जो है मथुरा को लेके, कृष्ण जन्मभूमि को लेके, तो मतलब सीट निकल जानी चाहिए, बट ये है मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। और वोटरों का बूथ तक ना पहुंचना ये बताता है कि अपने भाजपा के द्वारा दिए गए प्रत्याशी से बिल्कुल खुश नहीं है।